ओके, सो कल जो असाइनमेंट जो क्वेश्चन सेंड किया था ग्रुप पे, हैव यू अटेम्प्टेड दैट? हुआ है सभी का सॉल्व? द क्वेश्चन वाज कि ये मेरा सर्किट था and I was having the capacitors like this. Okay. ये आ गया स्मृति 180 वोल्ट. सी यहाँ पे ई दिया है. नाउ दिस कैपेसिटेंस इज ऑफ 4 माइक्रोफैरड. पहला पार्ट में था, ये कैपेसिटेंस था 9 माइक्रोफैरड का. दिस वाज द कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड. ये आपका 5 माइक्रोफैरड का था and this was of 1 microfarad. ये ऐसा अरेंजमेंट था. In the circuit shown in the figure, potential difference across 3 microfarad is 10 volt. So इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 volt. Find the potential difference and the charge stored in the different capacitors and also find the EMF of the battery. है ना? तो पहली बात, इसके क्रॉस दिया है 10 वोल्ट, so Q is equal to CV. इसका मतलब कि यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, है ना? so इधर होगा प्लस 30 माइक्रोकूलम और इस प्लेट पे होगा माइनस ऑफ 30 माइक्रोकूलम. Now as they are connected in parallel, so therefore जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो अगर आप यहाँ पे करोगे Q इज इक्वल टू CV, तो V यहाँ पे भी 10 वोल्ट है, कैपेसिटेंस 9 फैराड का है, तो इस पे जो चार्ज होगा दिस विल बी ऑफ प्लस 90 माइक्रोकूलम और इस पे हो जाएगा माइनस 90 माइक्रोकूलम. पहली बात तो ये हो गया, राइट? अब देखो 90 एंड 30 120. सो इस प्लेट पे चार्ज होगा, क्योंकि वही चार्ज आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, तो इधर होगा माइनस 120 माइक्रोकूलम और इस प्लेट पे चार्ज होगा प्लस 120 माइक्रोकूलम. खत्म. फिर से यहाँ से वही आया 120 माइक्रोकूलम इधर शिफ्ट हो गया. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. सो मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, सो Q1 इज इक्वल टू C इंटू V. दोनों का V सेम होगा, सो Q1 बाई 1 is equal to Q2 by 5. So Q2 will be equal to 5 into Q1 और Q1 plus Q2 जो आ रहा है this is 120. So 6 Q2, sorry 6 Q1, 6 Q1, 120. So Q1 will be equal to 20 माइक्रोकूलम. So इस पे चार्ज होगा प्लस 20 माइक्रोकूलम, इस पे होगा माइनस 20 माइक्रोकूलम, इस कैपेसिटर पे होगा प्लस 100 microcoulomb minus of 100 microcoulomb. So we have plotted the charge. हमने हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो डिराइव कर लिया. Yes or no everyone? ऐसे किया था स्मृति तुमने? Put on the same way? Yes. Good. Excellent. कौस्तुभ तुम्हारा भी सेम था? सर मैंने पहले सिंपलीफाई किया सर्किट थोड़ा सा और फिर उसी से निकाला. मतलब वो जो पैरेलल वाला था उसको इक्विवेलेंट निकाला क्या? हाँ यस सर. ठीक. सो ये चार्ज आंसर यही था ना तुम्हारा? कौस्तुभ, दिस वाज द सेम आंसर? यू गॉट द सेम? ओके. यस सर. यहाँ पे चलते हैं. तो
सो एनर्जी तो आराम से निकाल सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर कर दो या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कर दो, कैन कैलकुलेट द एनर्जी। यहाँ का वोल्टेज निकालो, लेट्स से V1। तो इसके लिए क्या करोगे आप, Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो Q है 120 इज 4 इंटू V। सो V कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 30 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज होगा 30 वोल्ट। ओके, ये 10 तो ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे निकालो किसी एक पे। इस पे चार्ज है 20, सो Q इज इक्वल टू CV। 20 इज इक्वल टू 1 इंटू V। V हो जाएगा 20 वोल्ट। सो यहाँ का वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट। आपको ऑलरेडी पता है कि जितना बैटरी वोल्टेज देगा उतना ही यूज होगा। सो 20 प्लस 10 30 एंड 30 प्लस 30 60। सो EMF of the battery will be 60 volt. श्रुति गॉट द सेम आंसर बेटा, यही था? यस सर। सुपर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट विल गो टू ये हो गया। इसके बाद अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हुआ है सभी का क्वेश्चन नंबर 8। नलिका आपको समझो बेटा कैलकुलेशन ढंग से? यस सर। प्रांजल तुम्हारा भी डाउट था, यू गॉट द कैलकुलेशन? यस सर। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया था मैंने। अच्छा, दीज क्वेश्चंस आई हैव गिवन फ्रॉम अरिहंत बुक। सो मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्विच है, हालांकि मेंस में भी नहीं पूछता, एडवांस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे 3 capacitors, 1 microfarad, 2 microfarad, and 3 microfarad are charged to 10 volt, 20 volt, and 30 volt. Okay. So this is of 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad. ये मेरा switch S1 हो गया. This is the switch S2. Okay. एक मिनट, इसको चार्ज किया हमने 10 वोल्ट से, 20 वोल्ट से, 30 वोल्ट से। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये मेरा चार्जिंग वोल्टेज है। Now the positive plates of the first two capacitors are connected. So इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका भी पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया है। एंड थर्ड कैपेसिटर नेगेटिव चार्ज प्लेट अटैच किया है। इसका नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, उल्टा कनेक्शन। कॉमन वोल्टेज एंड फाइनल चार्ज ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटर्स। ओके, सो कैसे करोगे आप? तो पहली बात तो ये, इस पे चार्ज कितना होगा, ये वाले प्लेट पे will it be equal to plus 10 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना होगा, माइनस 10 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू CV लगा दिए। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, स्विच सारा बंद है, so all the switches are closed। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV कर दो। C2 दिया है, V20 दिया है, तो इस पे प्लस 40 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस ऑफ 40 माइक्रोकूलम। एंड द सेम वे इस पे चार्ज होगा, इस वाले प्लेट पे माइनस ऑफ 90 माइक्रोकूलम, इस पे होगा प्लस 90 माइक्रोकूलम। ये इसका पूरा इनिशियली चार्ज होगा। अब क्या होगा, कनेक्ट करोगे आप, कनेक्ट करने के बाद चार्ज का ट्रांसफर होगा। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि सबका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, चार्ज गेट ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक होगा ट्रांसफर, जब तक कि सबका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब जरा सोचना, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूं। क्या ये वाला प्लेट कैपेसिटर का, और ये वाला प्लेट, और ये वाला प्लेट, क्या ये तीनों प्लेट आपस में एक आइसोलेटेड सिस्टम है? क्या ये तीनों प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में एक आइसोलेटेड सिस्टम है? ओके, पहले बताइए, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। वेरी गुड, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी सोर्स, या कहीं और से कनेक्टेड है नहीं। तो इसके ऊपर, इन तीनों प्लेट के ऊपर जो पहले चार्ज था
या इन तीनों प्लेट्स के ऊपर जो पहले चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा बाद में भी ना, सम टोटल तो उतना ही रहने वाला है। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये बात अलग है, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट दे आर आइसोलेटेड प्लेट्स है। सो अगर ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब इन तीनों पे जो पहले चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में रहने वाला है। चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज, हाँ बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पहले कितना चार्ज था इसके ऊपर, कितना था, 10, 40, 90। तो क्या पहले जो चार्ज था इसके ऊपर, इज इट माइनस ऑफ 40 माइक्रोकूलम, क्या ये पहले चार्ज था इसके ऊपर? Yes. कॉन्सेप्ट देखना, तो पहले आप वो प्लेट्स ढूंढो जो आइसोलेटेड है। सो एज वी कैन से कि दिस प्लेट एंड दिस प्लेट दे आर आइसोलेटेड प्लेट्स। सो अगर ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब इन तीनों प्लेट्स के कॉम्बिनेशन पे जो चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये ऑब्वियस है, right? इनका कॉमन वोल्टेज भी हो जाएगा। सो लेट्स से माइनस ऑफ 40। सर हाँ बोलो। सर लेकिन वो आइसोलेटेड है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, मुझे बता, ये तीनों प्लेट्स कहीं भी कुछ बैटरी से कनेक्टेड है क्या, सोर्स से? ये प्लेट और ये प्लेट, क्या इधर का तीनों प्लेट कहीं सोर्स से कनेक्टेड है क्या? इज इट नो कनेक्टेड? सर। नहीं, तो आइसोलेटेड हो गए। अगर सोर्स से कनेक्टेड होता तब ये आइसोलेटेड नहीं होता, क्योंकि सोर्स इस पे चार्ज ट्रांसफर करता है या सोर्स से चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लेता सोर्स। लेकिन ये तीनों प्लेट्स कहीं भी सोर्स यानी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। सो अगर ये तीनों प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, सो देयरफॉर इट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड होगा ये। और अगर आइसोलेटेड है, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, सो माइनस 40 कॉमन वोल्टेज मान लेते हैं V। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू V, 3 2 5 1 6। सो कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा, माइनस साइन इग्नोर कर दो, माइनस साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस चार्ज चेंज हो जाएगा। दिस विल बी 40 बाय 6, 20 by 3. So common voltage will be equal to 20 by 3 volt. Superb. यहाँ एवरीवेयर बेटा, हर जगह लगा, सिर्फ पैरेलल पे नहीं, बहुत सारे सर्किट में लगेगा एक्चुअली। आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत जगह लगता है। यस, यू कैन यूज प्रांजल। सो 20 by 3 हो गया। So what if third कैपेसिटर भी सीधे लगाए? कहाँ पे सीधे लगाए मतलब, अच्छा हाँ, तो फिर ये हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ माइनस 90 विल हैव प्लस 90 हियर, क्योंकि अभी ये प्लस प्लेट है। सो प्लस 90 प्लस 40 प्लस 10, ऐसा करना पड़ेगा, उल्टा था इसलिए माइनस कर दिए। हाँ, ग्रेट। अब जरा देखिए, तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे भी कितना होगा, इसका वो है 20 by 3। देखो अब देखना जरा ध्यान से, मैं कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। ये मेरा दूसरा कैपेसिटर था 2 माइक्रोफेरेड का, ये तीसरा कैपेसिटर था 3 माइक्रोफेरेड का। अब क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज उल्टा हो गया है, तो अब इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ पे माइनस ऑफ 20 by 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रो, Q इज इक्वल टू CV ना, Q इज इक्वल टू CV लगाओगे, इसका C 1 माइक्रोफेरेड का था, वोल्टेज आ गया है 20 by 3। सो माइनस ऑफ 20 by 3 विल बी ऑन दिस कैपेसिटर एंड प्लस 20 by 3 ये वाले कैपेसिटर पे होगा। सेम वे में अगर आप इस पे चलोगे, Q इज इक्वल टू CV 2 माइक्रोफेरेड का था, इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ 40 by 3 माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा प्लस 40 by 3 माइक्रोकूलम। ओके, इस पे हो गया, 3 से कट गया, तो इस पे हो गया माइनस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड प्लस ऑफ 20 माइक्रोकूलम। सो ये बेसिकली आप पे फाइनल चार्ज हो गया। दिस इज फाइनल चार्ज। ओके, हाँ स्मृति क्या पूछ रहे हो बेटा, एक बार दोबारा अनम्यूट करके बोलो।
सर अभी यहाँ पे लेफ्ट फर्स्ट वाला अगर लिया 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, तो उसमें लेफ्ट वाले में +10 माइक्रोकूलम है, और अभी यहाँ पे जो हमने नया आंसर में लिखा वहाँ पे -20/3 माइक्रोकूलम है, तो वो वैसे क्यों हुआ? क्योंकि ये चार्ज डोमिनेट कर रहा था। देखो इसके ऊपर -90 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, एंड दिस इज एट द हायर पोटेंशियल, तो ये डोमिनेट करेगा। अगर इनका पोटेंशियल ज्यादा होता या इनका चार्ज ज्यादा होता तो ये डोमिनेट करता। मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मुझे बताओ इन तीनों कैपेसिटर में से ज्यादा वोल्टेज किसका है? द थर्ड वन। दैट विल डोमिनेट, तो वो अपने हिसाब से अरेंज करेगा। अगर ऊपर वाले का ज्यादा वोल्टेज होता तो वो अरेंज कर लिया रहता। Am I clear? यस सर। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पूरा चार्ज इन तीनों प्लेट्स के कॉम्बिनेशन पे माइनस चाहिए। अब देखो -20 में करके बताता हूँ, -20 ऐड करो जरा, -20/3 -40/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप -20, इस कैल्सियम लेगे तो आएगा 60/3, दिस विल बी 20, सो -20 विल बी -40 माइक्रोकूलम। क्या था ये पहले, इसलिए ऐसा हो गया। Am I clear? Shall I move ahead? आगे बढ़े। ओके, हो गया। Shall I go to the next one? दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा हमने, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड प्लेट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि वोल्टेज सभी का सेम ना हो जाए। कौस्तुभ यही आंसर था बेटा तुम्हारा कि समथिंग एल्स? सर यही था। वेरी गुड, यही लॉजिक यूज किया था। यस सर यही था। वेरी गुड, सुपर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। In the figure, battery supplies 12 volt. Find the charge on each capacitor. So एक कैपेसिटर यहाँ है, second one is here. So ऐसा अरेंजमेंट है, और इसके साथ हमने एक बैटरी सप्लाई कर दी है। And here also we are having one switch. इसमें C1 दिया है 1 माइक्रोफैरड का, तो C1 1 माइक्रोफैरड, (9 माइक्रोकूलम), C2 C4 पे 16 माइक्रोकूलम। ओके, C1 is of 1 microfarad and this capacitor, C2 is of 2 microfarad, and C3 is of 3 microfarad. Okay, C3 is of 3 microfarad. This is my C3, 3 microfarad, and C4 is of 4 microfarad. और यहाँ से जो बैटरी है ये 12 वोल्ट का बैटरी है। ओके, सो अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट व्हेन द स्विच S1 is closed
and later when S2 is also closed. तो पहले तो स्विच S1 क्लोज किया है मैंने, this switch is being closed. तो आपसे चार्ज पूछा गया फर्स्ट पार्ट में. First when all only switch S1 is closed. So पहला पार्ट में बोल रहा है when ये स्विच मेरा S1 था और ये स्विच S2 है. So first when switch S1 is closed, only closed. Okay, जब ये स्विच S1 क्लोज्ड है सिर्फ तब आपसे पूछा गया है. अब जरा मुझे एक बात बताइए, मतलब ये स्विच ओपन है, इसका मतलब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. ओपन ही है तो क्या फायदा. तो ये तो सिंपल सर्किट हो गया. ये दोनों पैरेलल सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, बाद में ये दोनों पैरेलल में. तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कितना होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. ये 1 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, दे आर हैविंग सेम वोल्टेज, सेम पोटेंशियल है. सो देखिए, मतलब इधर भी 12 वोल्ट का, इधर भी 12 वोल्ट का है पोटेंशियल. सो ओके, सो 12 वोल्ट हियर एंड 12 वोल्ट इधर. अब जरा सोचिए, यहाँ पे मान लो यहाँ का वोल्टेज V1 है और यहाँ का V2 है, टोटल तो वही होगा. सो कैन आई से 12 इज इक्वल टू V1 प्लस V. मैं थोड़ा शॉर्ट में करने का ट्राई करता हूँ. V1 प्लस V2, राइट. सो इफ इट इज V1 प्लस V2, सो V1 कितना हो जाएगा, Q बाई C. So 12 is equal to Q by 1 plus Q by 3. So 12 भी कितना हो जाएगा बेटा, will it be equal to 4Q by 3? So ये कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम. तो क्या इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो प्लस 9 माइक्रोकूलम का होगा, माइनस 9 माइक्रोकूलम. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑफ कोर्स दे विल हैव द सेम पोटेंशियल. हाँ करेक्ट. कौस्तुभ तुम्हारा अलग कैसे आ रहा है बेटा, 9 माइनस 9 माइक्रोकूलम. सर वही तो है. हाँ सर वही तो आया ऊपर वाला C3 है, राइट. हाँ, ये C1 और C3 पे चार्ज होगा, तो C1 एंड C3 पे हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम. यही था. यस सर. यहाँ पे भी चलोगे आप तो इधर भी पोटेंशियल दोनों चार्ज दोनों पे सेम होगा, दे आर इन सीरीज. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि इधर भी 12 वोल्ट हो गया. सो मुझे क्या मिलेगा, दैट 12 इज इक्वल टू Q by 2 प्लस Q by 4. सो इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 4, 2 plus 1 3Q. So Q will be equal to what, 16 माइक्रोकूलम. सो इस पे होगा प्लस 16 माइक्रोकूलम माइनस ऑफ 16 माइक्रोकूलम प्लस ऑफ 16 माइक्रोकूलम माइनस ऑफ 16 माइक्रो. ये दिस विल बी द चार्ज. जब ये स्विच सिर्फ S1 क्लोज होगा, S2 ओपन रहेगा, तब ये चार्ज होगा सभी. प्रणिका क्लियर बेटा, स्मृति, वैष्णवी क्लियर है सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट. Yes, sir. Yes, sir. प्रांजल क्लियर विद द कैलकुलेशन. Yes, sir. अब क्या कह रहा है सेकेंड केस में, लेटर व्हेन S2 इज आल्सो क्लोज्ड. तो बाद में हमने S2 को भी क्लोज कर दिया है. सो आई विल रिप्लॉट द सर्किट. अब ये भी क्लोज्ड है, ये तो था ही पहले से. और ये बैटरी था मेरा 12 वोल्ट का. ये 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रो. अभी ये भी क्लोज कर दी. अब क्या होगा, इफ दे आर क्लोज देन, अब क्या होगा अगर ये दोनों क्लोज्ड है, तो अब क्या हो जाएगा सीन. आंसर भी निकाल लेता हूं उसका. सोच के बोलिए, अगर ये भी क्लोज्ड होगा तो क्या हो जाएगा.
अरे भाई उस केस में क्या ये वाला 1 माइक्रोफेरेड का और ये 2 माइक्रोफेरेड का दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल ना, और ये 3 माइक्रोफेरेड का और ये 4 माइक्रोफेरेड का पैरेलल में हो जाएगा। हाँ, बाद में दोनों लूप सीरीज में, बिल्कुल सही। तो ये 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड पैरेलल में करोगे कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, और ये 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोफेरेड। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो 1/c। अच्छा एक और बात कर सकते हैं, Q is equal to CV, दोनों पे चार्ज सेम होगा, ऐसे कर 1/c is equal to 1/3 plus 1/7। so 1/c कितना हो जाएगा 10/21, तो C will be 21/10। ये हो गया ना इस पर किसका टोटल कैपेसिटेंस। है ना, ओके। चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q is equal to CV, so Q is equal to कितना हो गया बेटा 21/10 to 12, 126/5। Am I clear? Yes, sir. So if it is 126/5 यहाँ पे आएगा, चार्ज डिवाइड करेगा इसमें इंटरवली। so इस पे मान लो Q1, इस पे मान लो Q2। so what we can say, Q1/1 is equal to Q2/2। so can we say that Q2 is nothing but that is twice of Q1। Q1/1 is equal to Q2/2, और Q1 plus Q2 is equal to 126/5। Q2 की जगह पर रख देंगे तो 3Q1 is equal to 126/5, 42। so Q1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 42/5 माइक्रोकूलम, और ये 126 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 84। so Q2 will be equal to 84/5 माइक्रोकूलम। so इस पे हो जाएगा, this will have प्लस 42/5 माइक्रोकूलम, इस पे होगा -42/5 माइक्रोकूलम, इस वाले कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर होगा प्लस ऑफ 84/5 माइक्रोकूलम, और इस पे होगा माइनस ऑफ 84/5 माइक्रोकूलम। दिस विल बी द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। सेम वे में आप इस पे निकाल लीजिए जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट किया। आई विल जस्ट क्रॉस चेक द आंसर। Q1 दिया 8.64, डिवाइड करके देख लेते हैं 42/5 चलिए बराबर है। So that will be 52 divided by 5, 8.4, और दूसरा है ठीक। Am I clear? दूसरे पे आगे बेटे कैसे करोगे, इस पे 3 और इस पे 4। सो लेट्स से यहाँ पे Q3/3, Q4/4। सो पॉइंट में कैलकुलेट कर लेना। अच्छा 54/5 आर गेटिंग करेक्ट। Yes, sir. ठीक है, जो भी है कैलकुलेशन कर लोगे। Yes, sir. ठीक, कॉस्ट टू विजिट क्लियर ऐसे किया था अटेम्प्ट तुमने।
कौस्तुभ have you done the same way कि कुछ अलग तरीके से किया था? 10.8 and 12 124.4 नहीं होगा बेटा, so that will be Sir, 14.4 था. हाँ ठीक, that is this answer. So yeah correct, 10.08 बराबर, ठीक. Is it clear everyone? सबको समझ में आ गया कैलकुलेशन? कौस्तुभ, स्मृति, गौरव, क्लियर है बेटा सबको कैलकुलेशन? Yes. हाँ यार फर्स्ट वेरीफाई कर लो, कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे हम लोग. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज इक्वली जाएगा दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर, बाद में वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं आज हम लोग. कंप्लीट हो गया सारे. लास्ट टाइम हाँ और भी है सर क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन. अच्छा एक और. हाँ एक और क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई कि व्हेन स्विच एस इज थ्रोन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो अरेंजमेंट ऐसा है. ये अरेंजमेंट है, ये मेरा बैटरी है V0 और ये कैपेसिटर C1, C2 and C3. Switch S is thrown from left, thrown to the left in the figure. The plates of capacitor C1 acquire a potential difference V0. Okay, capacitor 2 and 3 are initially uncharged. The switch is now thrown to the right. The switch is now thrown to the right. What are the final charges Q1, Q2 and Q3 on the capacitors? Okay, बहुत आसान है बेटा. एक मिनट कनक, पहली बार में क्या बोल रहा है इस केस में कि भाई ये स्विच को पहले तो यहाँ कनेक्टेड था, तो जब यहाँ कनेक्टेड था तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होगा और स्टेडी स्टेट में जो इसके ऊपर वोल्टेज था वो इसके ऊपर भी वोल्टेज आ जाएगा. ये पूरा चार्ज हो गया कैपेसिटर, है ना, पूरा वोल्टेज इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया. अब क्या कह रहा है कि अब भाई मैंने ये स्विच को यहाँ से रिमूव करके नाउ आई हैव कनेक्टेड दिस स्विच हियर. सो ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, प्लस और माइनस. तो पहले ये स्विच यहाँ पे था तो ये कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो रहा था, हैविंग द सेम पोटेंशियल V0 ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा पहले, दिस विल बी CV0 C1 V0 प्लस में, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा. सो ऑन दिस प्लेट विल हैव चार्ज प्लस ऑफ C1 V0 और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस ऑफ C1 V0 होगा. अब ऐसे अरेंजमेंट कर दी, फिर चार्ज का ट्रांसफर होगा. और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि सबका पोटेंशियल सेम ना हो जाए तीनों का. सो कैन आई से, मान लो बाद में इसके ऊपर चार्ज बच गया Q1, Q2 और Q3 और ये तीनों आपसे पूछा गया है, सबका कॉमन वोल्टेज V मान लो. सो कैन आई से दैट कॉमन वोल्टेज V एज्यूम कर लिए, तो इसके ऊपर अब चार्ज कितना बच जाएगा Q1 इंटू V. इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया Q1, Q2 एंड Q3. सो क्या बोल सकते हैं हम, दैट कैन वी से C1 इंटू V0 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. बोल सकते क्या? Yes sir. Yes. So from here C1 into V0, C1V, C2V, C3V, C1 into V0, C1 plus C2 plus C3,
P कितना हो जाएगा C1 इंटू वी नॉट, ये आपको पहले तो कॉमन वोल्टेज भी पूछा गया ना आपसे, नहीं चार्जेस पूछ रहा है। सो ये हो गया हमारा C1 इंटू C2 इंटू C1 वी नॉट बाई C1 इंटू C2 इंटू C3। अब देखो मान लो आपके ऊपर ये चार्ज पूछा गया, इसके ऊपर Q1 कितना हो जाएगा? C1 into V। नहीं ऐसे अप्रोच नहीं करो, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं सर ये सर these three capacitors are connected in series, right? नहीं दिस 3 नहीं, दिस 2, ये तो सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ऐसे नहीं करेंगे। देखो पहले तो ये C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, क्योंकि ये दोनों पे चार्ज सेम होने वाला है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। तो लेट्स से 1 बाय C डैश कितना हो जाएगा? 1 बाय C2 प्लस 1 बाय ऑफ C3। सो 1 बाय C डैश कितना हो जाएगा? C2 प्लस C3 बाय C2 इंटू C3। सो C डैश कितना हो जाएगा बेटा? C2 इंटू C3 बाय C2 प्लस ऑफ C3। सो इंस्टेड ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स, क्या मैं एक ही कैपेसिटर अरेंज कर दूं और इसका कैपेसिटेंस हो जाए C डैश, क्योंकि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड था ना, C2 और C3। अब मैंने C1 को सीरीज में क्यों नहीं लिया? बिकॉज कि ये एक सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, चार्ज इससे ट्रांसफर होगा। तो मैंने पहले C2 और C3 को अरेंज कर दिया। तो C2 और C3 को अगर आप देखोगे तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C2 इंटू C3 बाई C2 प्लस C3। लेट्स से दिस इज C डैश। अब देखना यहां से चार्ज का ट्रांसफर होगा, और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। सो मान लो कि इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1, इस पे आ गया Q2। सो क्या मिलेगा आपको? सिंस ये वाला प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो कैन वी से दैट C1 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। और Q1 कितना हो जाएगा बेटा? सो C1 इंटू वी नॉट, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस Q2 की जगह पे क्या रख सकते हो? C डैश इंटू वी, मतलब C2 इंटू C3 बाई C2 प्लस C3 इंटू वी। और क्या मिलेगा आपको? C1 इंटू वी नॉट C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 बाय C2 प्लस C3 इंटू वी। तो यहाँ से जो मेरा कॉमन वोल्टेज आएगा, ऐसे करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉमन वोल्टेज आएगा दिस विल बी इक्वल टू C2 प्लस C3 इंटू C1 इंटू वी नॉट बाई C1 C2 प्लस C2 C3 बाय C1 C2 C2 C3 प्लस C1 C3। ये मेरा कॉमन वोल्टेज आ गया। नाउ वी वांट टू गेट दिस चार्ज Q2 और Q3, दोनों तो सेम ही होगा। तो ये जो चार्ज आप यहाँ पे लिखोगे Q2 विल बी इक्वल टू Q3 अगले कैपेसिटर पे, दिस विल बी इक्वल टू C2 प्लस C3 इंटू C1 V नॉट बाय C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C3 इंटू इसका कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV होता है ना, वोल्टेज ये हो गया और C इसका ये है, C2 इंटू C3 बाय C2 प्लस ऑफ C3। तो ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ, C2 इंटू C3, दिस टर्म विल गेट कैंसिल। तो यहाँ से क्या रिलेशन बचेगा? तो चार्ज आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू Q3, दिस विल बी इक्वल टू C1 V नॉट बाय, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, नीचे लाकर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ से C1 बाई C3 प्लस C2 C3 विल गेट कैंसिल, सो प्लस 1 प्लस C1 बाई C3 के साथ C1 by C2. This will be the charge on these two capacitors. Am I clear? सर वो C1 V नॉट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 कैसे लिखा आपने? मैंने जो ही कंसेप्ट यूज किया जो पहले यूज किया था। आप देखो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, दे आर आइसोलेटेड,
क्या ये पूरा प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है, ये और ये सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर पहले Yes, चार्ज sir. C1, पहले चार्ज था C1 V0, बाद में हो गया Q1 और Q2 या Q डैश, जो भी करना है आपको। सो इस प्लेट के ऊपर जो बाद में चार्ज हो गया और जो पहले चार्ज थे इसके ऊपर, क्योंकि ये तो अनचार्ज था, दैट विल रिमेन कंजर्व बिकॉज दिस प्लेट एंड दिस प्लेट इज आइसोलेटेड प्लेट, वो कहीं भी किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके ऊपर जो पहले चार्ज रहेगा वही चार्ज बाद में रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। Yes, sir. कौस्तुभ, स्मृति, क्लियर है बेटा दोनों को पॉइंट? ये यस सर। यस सर। सो गुड क्वेश्चन, आज सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल अच्छा था। पहले जैसे हम अप्रोच कर रहे थे उससे जाओगे तो कैलकुलेशन फंसेगा, ऐसे करोगे तो आसान रहेगा। ओके, इस पे चार्ज निकालना है तो इस पे से Q इतना अमाउंट का चार्ज तो फ्लो हो गया, तो इस पे कितना बचेगा? Q C1 V0 माइनस C1 V0 by 1 प्लस C1 by C2 प्लस C1 by इतना जल्द बच जाएगा। बाकी सारा तो फ्लो हो गया, जो था उसमें से उतना बच गया। डन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ते हैं। गौरव, क्लियर है? यस सर। हेडिंग दे दो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। पहले चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए कि वी आर हैविंग ए कैपेसिटर, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग को पढ़ा दिया क्या मैंने? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एनर्जी में गेन होगा, लॉस होगा, फोर्स बढ़ेगा घटेगा, वो डिस्कस किया है हमने। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं उसका काम किया हमने कि नहीं किया है? Yes, sir. नहीं किया है। ओके, एंड नहीं किया है। अच्छा, रुक जाओ, अभी इसके पहले वो करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग दे दो, क्वेश्चन रिलेटेड विथ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। क्वेश्चन रिलेटेड विथ डाइलेक्ट्रिक, सीरीज पैरेलली पढ़ा था मैंने इन कैपेसिटर। चलिए क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। मान लो एक कैपेसिटर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इधर फिल किया है, लेट्स से ये K1 है डाइलेक्ट्रिक इधर का। सो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे फिल किया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। प्लेट का एरिया दिया है A मीटर स्क्वायर, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया है D। बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। K1 प्लस K2 कैसे किया कौस्तुभ? K1 प्लस K2 by 2। सर पहले इंडिविजुअली उनका कैपेसिटेंस निकाला और फिर ये दो पैरेलल में है कैपेसिटेंस। पहले तो आप इसका कैपेसिटेंस निकाल दो, लेट्स से दिस इज C1, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2, तो C1 कितना हो जाएगा? देखो आधा ही एरिया में है, D तो पूरा है लेकिन एरिया हाफ ही है, सो दिस विल बी A by 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू K1 by D। सो बेसिकली C1 कितना हो जाएगा?
ए एप्सिलॉन नॉट K1 by 2D, ये हो गया C1। सेम वे में अगर मैं इधर चलूं तो ये भी हाफ एरिया में मैंने फिल किया हुआ है। सो C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, A by 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ K2 by D, implies कि जो C2 होगा दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट over K2 by 2D। Now this C1 and C2 they are connected in parallel, क्योंकि चार्ज अगर इधर से आएगा तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। So this C1 and C2 they are connected in parallel, so इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 plus C2। C को लिख सकते हैं हम लोग A एप्सिलॉन नॉट इक्विवेलेंट by D, ये मेरा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक हो गया। और C1 की जगह पे आप क्या प्लेस कर दोगे, A एप्सिलॉन नॉट K1 by 2D plus A epsilon naught of K2 by 2D। So A epsilon naught D, A epsilon naught D, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गया। So यहाँ से क्या मिलेगा, that K is equal to K1 by 2 plus of K2 by 2। So therefore equivalent dielectric constant will be K1 plus of K2 by 2। This will be my equivalent dielectric constant। समझ में आया? कनात क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. पूनम, स्मृति, प्रणिका, जानवी, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। ये सब पूछता है नीट में, सो इट्स बेटर कि आपको समझ में आना चाहिए, जेई में भी मेंस में। फटाफट करो, 2-4-5 क्वेश्चंस करा देता हूँ उस पे, फिर एक आध इंटीग्रेशन का करा दूंगा, तब जाएंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग। मान लो यहाँ पे एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, here we are having something else। और हाँ, एक मिनट निरंजन दिखाता हूँ बेटा, नहीं जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया सेपरेशन डी, आधा में फिल किया है, एरिया A मीटर स्क्वायर, डाइलेक्ट्रिक K1 K2, हाफ में फिल किया, ध्यान रखना ये डिस्टेंस आपका D/2 है। सो आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। करो। सुपर प्रणिका, बहुत बढ़िया। 2 भी रहेगा बेटा, 2 नहीं जाएगा। पीयूष, एमई क्या है? व्हाट इज दिस एमई हियर? K2। वेरी गुड, चलो इसको डिस्कस करते हैं ना। सार्थक गलत है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 ले लेते हैं, और इस वाले का कैपेसिटेंस लेट से C2। पहले तो C1 और C2 कर दिया हमने। C1 कितना होगा, लेट से C1 कितना हो जाएगा, पूरे एरिया में फिल किया है, A एप्सिलॉन नॉट K1 by D/2, आधा ही डिस्टेंस में फिल हुआ है। सो लॉजिकल बात है D/2, हाँ वेरी गुड कॉस्ट, D/2 हो जाएगा। तो C1 कितना हो जाएगा, 2A epsilon naught of K1 by D। In the same fashion, if you want to write C2, this will be A epsilon naught K2 by D/2। So therefore C2 will be so अगर आप कैलकुलेशन करके निकालोगे, so C2 will be 2A epsilon naught of K2 by D। This will be C1 and C2। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो C1 और C2 है, दो कैपेसिटर है, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज की पैरेलल? सीरीज में कनेक्टेड है। सो इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या मिलेगा आपको, 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C के जगह पे आप ऐसे रख सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट
k by d, तो d को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया. In the same way, d by 2a epsilon naught into k1 plus 2a epsilon naught into what? K2. Now this d and d, this d terms will get cancelled. ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया. सेम मैनर a epsilon naught और a epsilon का ये दो टर्म कैंसिल हो जाएगा. So क्या मिलेगा आपको? That 1 by k is 1 by 2k1 plus 1 by 2k2. So 1 by k ऊपर आ जाएगा k1 plus k2 by 2 into k1 into k2. So therefore k will be 2k1 k2 by k1 plus. This is the final answer. Good. तो बहुत बढ़िया. Am I clear, everyone? Yes, sir. Superb. ऐसा और करा दूं? Shall I take more? उसमें कुछ भी बना के पूछ सकते हैं हम लोग. और करा दूं कि समझ में आ गया सभी को? सर हाँ बोलो बेटा. सर वो सीरीज में है या पैरेलल में, वही जरा फाइंड Confirm. करने में दिक्कत हो रही है. हाँ मैं बता रहा हूँ. देख, इमेजिन करो यहाँ से चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा तो इधर भी चार्ज जाएगा, इधर भी चार्ज जाएगा. ऐसे चार्ज का फ्लो होगा ना, क्योंकि चार्ज इधर से एग्जिट हो रहा है. तो चार्ज का ये फ्लो हो गया. तो अब मुझे बताओ कि ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, अगर चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है? चार्ज सेम फ्लो किया ना, ऐसे चार्ज का फ्लो सीरीज हो गया. इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आने के बाद चार्ज का फ्लो हो गया. अब चार्ज यहाँ पे आने के बाद चार्ज डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें जाएगा. तो चार्ज जब डिवाइड हो रहा है तो किस में कनेक्टेड होगा वो? पैरेलल. और यहाँ पे सीरीज, है ना. सो हियर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. सॉरी, यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इस केस में ये सीरीज में कनेक्टेड है. ओके. ऐसा और करा दूं कि समझ में आया सभी को? बोलो. वस्तु का तो सही याद, स्मृति, प्रांजल, बाकी लोग और करा दो बेटा ऐसा. सर Sir, one more. वन मोर. सीरीज और पैरेलल दोनों होगा ऐसे. हाँ चलो कर दो. So, दो प्लेट्स है कैपेसिटर का. सो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज. ये हाफ में डिवाइड किया है. प्लेट का एरिया a मीटर स्क्वायर है, हाफ में इधर भी डिवाइड किया. सो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट्रिक है k1, यहाँ पे k2, यहाँ पे k3. पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट.
देखते हैं। पहले तो इसका कैपेसिटेंस लिखिए C1, C2, C3। पहले तो आप C1 लिखो। C1 कितना हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 बाई D/2। 2 and 2 will get cancelled, so C1 कितना हो जाएगा, this is A epsilon naught K1 by D, this will be C1, इसका कैपेसिटेंस। फिर आप इसका लिखिए C2, so now what will be C2, again this will be A/2 epsilon naught of K2 by D/2, so this one C2 कितना हो जाएगा, A epsilon naught K2 by D। फिर आप इसका कैपेसिटेंस लिखिए C3, A/2 epsilon naught K3 by D, ये पूरे डिस्टेंस D में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय K3 over 2D। सो नाउ पहले तो ये C1 और C2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो 1 by C डैश, सो D by A epsilon naught K1 plus D by A epsilon naught of K2, सो 1 by C डैश कितना हो जाएगा, D by A epsilon naught कॉमन ले लो, सो K2 plus K1 by K1 into K2, ये होगा ना रिजल्ट यहाँ से। ठीक, देखते हैं। K2 plus K1 by K1 into K2, so implies कि C डैश कितना हो जाएगा बेटा, A epsilon naught K1 into K2 by K1 plus K2। अब क्या है कि ये इन दोनों का जब इक्विवेलेंट आ गया C डैश, अब ये C डैश ये C3 के साथ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो नेट इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C is equal to C dash plus of C3, so A epsilon naught into K by D is equal to C dash कितना था, A epsilon naught K1 into K2, A epsilon naught K1 into K2 by K1 plus of K2 into C3 कितना था, A epsilon naught K3 by 2D, A epsilon naught K3 2D, A epsilon naught ये A epsilon naught, so these terms will get cancelled और ये D भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, so क्या मिला आपको, K is equal to K1 plus K2 by K1 plus K2 into plus K3, उसको आगे चाहिए तो सिंप्लीफाई कर लो, बट मैं ही छोड़ देता हूँ। सर न्यूमरेटर में कोई गड़बड़ किया गया, अच्छा हाँ, K1 into K2, सॉरी। हाँ एक मिनट दीजिए, इसको द लास्ट स्लाइड। Okay, is it clear properly? सर आपने वो डिस्टेंस 2D कैसे लिया, वो तो पूरा D डिस्टेंस आएगा ना K3 के। एरिया लिया है, एरिया लिया है by 2 और वही 2 नीचे आ गया है इसके। ओके सर, हाँ सर। हाँ बिल्कुल पीयूष, हाफ ही है, इसलिए तो A/2 लिया है बेटा C के लिए। सर C डैश के लिए नहीं, C डैश तो इक्विवेलेंट आ गया ना वो टोटल सम करने के बाद, सो इसके लिए भी A/2 था, A/2 था, A/2 था, मैंने C डैश इक्विवेलेंट थोड़ी लिखा है, सिर्फ C डैश का वैल्यू निकाला है। देखो इसके लिए भी मैंने A/2 लिखा था C1 के लिए, इसके लिए भी A/2 और इसके लिए D/2 भी था और D/2 भी था। That's we have placed here. क्लियर बेटा, पीयूष समझा? यस सर। चलो आगे करें, चल आई गो अहेड। कौस्तुभ ये रिजल्ट था बेटा तुम्हारा, यू गॉट द सेम आंसर।
सार्थ, जानवी, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट यहाँ तक? ओके, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। दिस इज फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक। वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। मान लो एक कैपेसिटर का प्लेट है, ऐसा अरेंजमेंट है, सच दैट इस दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है। इधर जो डाइलेक्ट्रिक है इस वाले रीजन में, इसको मुझे डॉटेड लाइन से डिनोट करना चाहिए तो ठीक है, समझ लो। और ये रीजन में देयर आर टू डिफरेंट रीजन्स। इस रीजन में मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है K1 मार्केट प्राइस, इस रीजन में, और इस रीजन में देखो यहाँ पे अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक है, लेट्स से K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस रीजन में। सो इस रीजन में वी आर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 दिया है, और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K2। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन टू अस इज D। प्लेट का एरिया मालूम है आपको, A मीटर स्क्वायर। बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालना। ध्यान रखना ये स्क्वायर प्लेट है, ये जो ऊपर का प्लेट है और नीचे का प्लेट है, दिस इज स्क्वायर प्लेट, और स्क्वायर प्लेट का साइड ए दिया हुआ है। ये जो स्क्वायर प्लेट है, साइड ए। थोड़ा सा इसको डिनोट कर भी देता हूँ। ऐसा है, और मैंने फ्रंट में दिखाया, पूरा अंदर तक फिल किया है डाइलेक्ट्रिक। स्क्वायर प्लेट है, जिस स्क्वायर प्लेट का साइड ए दिया हुआ। Think on it.
करें इसको सॉल्व। यस बिल्कुल। देखिए मैं करता हूं। सबसे पहले मान लो कि ये एंगल 5 बन रहा है, लेट्स से कि दिस एंगल इज 5, और मैं यहां से जाता हूं x पे, और x पे जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं ऑफ द थिकनेस dx, सच दैट कि ये जो होगा dx थिकनेस का एलिमेंट ऐसे ही होगा पूरा। पूरा ऐसे होगा ना dx थिकनेस का एलिमेंट। सो अब अगर आप देखोगे ये आपका dx थिकनेस हो गया, फाई एंगल हो गया, ये x हो गया, तो ये क्या होगा? व्हाट इट विल बी? विल इट बी इक्वल टू x ऑफ tan फाई? या चाहिए तो आप बाद में सिमिलर एंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट अगर मैं ऐसे करूं, सो दिस एंगल इज माय फाई, और अगर ये एंगल मेरा फाई है, और अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू x ऑफ tan फाई? होगा x ऑफ tan फाई? हाँ या ना, ये अच्छा प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा ढंग से। x ऑफ tan फाई होगा, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes. x ऑफ tan फाई हो गया। यस ठीक है भाई, ये टोटल डिस्टेंस d था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू d माइनस x ऑफ tan फाई? अगर ये पूरा डिस्टेंस d था तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस x ऑफ tan फाई। Yes, sir. ओके, अब these two capacitors are connected in what? सीरीज की पैरेलल, तो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटेंस, हाँ इसका कैपेसिटेंस लिखिए, ये वाला छोटे पार्ट का। लेट्स इसका कैपेसिटेंस लिखता हूं मैं dc1, और ये जो पार्ट था इसका कैपेसिटेंस लिखता हूं मैं dc2। सो व्हाट विल बी dc1? विल इट बी इक्वल टू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? a इंटू dx बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू k1 बाय थिकनेस x ऑफ tan फाई। ओके ठीक है, कौस्तुभ देखता हूँ बेटा, एक मिनट होल्ड करो। ये मेरा dc1 हो गया, एरिया हो जाएगा इसका a इंटू dx, dx थिकनेस काटा है और ये इसका a है साइड ले, सो a इंटू dx विल बी द एरिया पूरा अंदर तक, और इसका जो लेंथ होगा ये होगा x tan फाई। सेम वे में अगर आप dc2 लिखो कितना हो जाएगा? a इंटू dx एज इट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू k2 बाय d माइनस x ऑफ tan फाई। अब मुझे बताओ, ये जो कैपेसिटेंस है dc1 एंड dc2, आर दे कनेक्टेड इन सीरीज की पैरेलल? Series. सीरीज। अगर ये सीरीज सीरीज में कनेक्टेड है तो कैन आई से that 1 by dc is equal to 1 by dc1 plus 1 by dc2, because they are connected in series, so 1 by dc will be equal to 1 by dc1 plus 1 by dc2, है ना? अब देखिए, so 1 by dc is equal to कितना हो जाएगा? 1 by dc1 के जगह पे अगर आप रखोगे, so x tan फाई will go up, नीचे कितना हो जाएगा? a into dx एप्सिलॉन नॉट into k1 plus d minus x of tan phi by a into dx epsilon naught into k2. Will I be having this? Yes, sir. Yes. अब देखिए, so 1 by dc, एक काम करो, इसको a into dx to tan phi को कॉमन into a into dx into epsilon naught को कॉमन ले लिया, आउटसाइड आई हैव टेकन a dx epsilon naught, अंदर क्या बच जाएगा? x of tan phi by k1 minus d minus x of tan phi by k2।
करेक्ट. सो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ स्टेप्स. सो 1 by dc 1 by a into dx into epsilon naught tan phi by k1 plus d minus x of tan phi by k2. Will it be like this? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा अरेंज कर देते हैं. 1 by dc 1 by a into dx into epsilon naught k2 into x tan phi plus d into k1 minus k1 into x tan phi by k1 into k2. ठीक है. अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करने के बाद 1 by dc is equal to 1 by a into dx into epsilon naught dk1 k2 minus k1 tan phi into k2 होगा. इसका उल्टा कर दो. 1 by dc है तो dc करना पड़ेगा मुझे. dc कितना हो जाएगा? a dx Have I clear everyone? Sir, extend. हाँ x होगा. सॉरी. क्लियर है. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में. अब देखिए a epsilon naught कांस्टेंट k1 into k2 से बाहर निकाल देंगे. So a epsilon naught k1 into k2 integration of dx by dk1 plus k2 minus k1 tan phi भी कांस्टेंट है. एंगल तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट. अब मुझे एक बात बताओ x का लिमिट कहां से कहां तक होगा? 0 to a. 0 to a. सुपर. और ये हो जाएगा 0 से c. अच्छा एक मैथ्स में फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का, पता नहीं आपको याद है या नहीं. फॉर्मूला सेज दैट कि जो टर्म यहाँ पे है अगर आप इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखोगे इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x by fx into dx is ln fx plus c. पता है फॉर्मूला सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सुपर. जो टर्म यहाँ इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर भी चाहिए तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दूं सो dc will be equal to 0 to c is equal to a epsilon naught k1 into k2 by k2 minus k1 into tan phi integration by k2 minus k1 into tan phi into dx by dk1 plus k2 minus k1 into x into tan phi. And this will be from 0 to a. Agreed? Yes, sir. Now dc का इंटीग्रेशन हो जाएगा c from 0 to c a epsilon naught k1 into k2 over k2 minus k1. अच्छा tan phi को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Can I write from here that tan phi ये आपका d हो गया, ये हो गया. tan phi will be equal to d by a. खुद देखो ना ये आपका d है डिस्टेंस Yes, sir. और ये है तो tan phi can be simply written as d by a. लिख सकते हैं हम लोग उसको आराम से. तो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे tan phi की जगह पे d by a ln t k1 k2 minus k1 x into d by a from 0 to a है ना. So क्या रिजल्ट आएगा? जस्ट c is equal to a epsilon naught k1 into k2 by k2 minus k1
into d by a ln of dk1 plus k2 minus k1 x from 0 to a, ये था ना टर्म, और लिमिट रखो जरा। सो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 into k2 by dk2 minus k1 ln dk1 k2 minus ये वाला की जगह x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो c a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k1 into k2 by d k2 minus k1 ln dk2 dk1 तो कैंसिल हो जाएगा minus ln dk1. So therefore c will be equal to a square epsilon naught d से d cancel हो गया. So therefore c will be equal to, capacitance will be equal to a square epsilon naught k1 into k2 by d k2 minus k1. This will be the final answer. ये होगा इसका कैपेसिटेंस, a square epsilon naught k1 into k2 by d k2 minus k1 ln k2 by k1. This will be the equivalent capacitance in this case. Done? Yes. Okay. हाँ, last slide दिखा दो. हो गया सभी का क्लियर? गुड क्वेश्चन बाय द वे, बहुत अच्छा सवाल है. इसको सिमिलर एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, सिमिलर एंगल का प्रॉपर्टी लगा के, या ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे. सर आई मूव अहेड, आगे बढ़े बेटा. Yes. चलो नेक्स्ट. देखिए अच्छे से सोच समझ के करना भाई सब लोग. ये दो प्लेट्स है, यहाँ पे इस समय इन दोनों का सेपरेशन डी दिया है. लेट्स से इसका सेपरेशन अभी ए दिया है इन दोनों प्लेट्स का के बीच का, और यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बी दिया है. सो प्लेट्स ऐसे सीधा सीधा नहीं है, एक प्लेट टेढ़ा है और ये एंगल. सो लेट्स से ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. नेगेटिव प्लेट है. सो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ रहा होगा बाय डिफॉल्ट ये बात. इसका एरिया दिया हुआ ए मीटर स्क्वायर.
It's a square plate of side A. So basically एक square plate है जिसका side A है. आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सर वो साइड ए और वो डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो सेम ही है. अरे नहीं, चेंज कर देता हूँ. हाँ, गुड. सी ले लो. देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इसको. एक काम करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो. पहले तो x पे जाके मुझे एक dx का एलिमेंट काटना पड़ेगा. सो x पे जाके हमने एक एलिमेंट डिडक्ट किया जिसका लेंथ क्या है, थिकनेस क्या लिया मैंने, dx. इसका एरिया हो जाएगा a इंटू dx. अब सवाल ये उठता है कि इसका लेंथ कैसे निकालोगे. समझना बात ध्यान से. सर हाँ, ये मेरा b और ये मेरा c, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा फ्रॉम हियर टू हियर, b माइनस c. अब आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दे आर सिमिलर, कि एक एंगल तो कॉमन है, दूसरा एंगल 90, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा. सो बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दे आर सिमिलर. है या नहीं सिमिलर. सो अगर ये सिमिलर है तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इट विल बी. तो कैन आई राइट दिस एज, लेट्स से कि ये डिस्टेंस मेरा हो गया कुछ भी मान लो z मान लेते हैं. सो कैन वी से कि z by x will be equal to b minus of c by a. Yes. बोल सकते हैं. So therefore what we can say कि z will be equal to b minus c by a into what, x. तो ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा टोटल. सो अगर आप लेंथ लिखोगे l will be equal to what, b minus c by a into x plus c. क्योंकि ये तो c था ना, यहाँ तक तो c था, बाद में आपको ये z लिखना था. तो z मैंने सिमिलर एंगल ट्रायंगल से निकाला. कैसे कैलकुलेट किया, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दे आर सिमिलर. एक एंगल कॉमन, दूसरा एंगल 90, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा. सो z by x इज इक्वल टू b माइनस c बाय दिस a. सवाल से हमने ये लिख दिया. तो इसका जो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा dc, वो कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू a इंटू dx एप्सिलॉन नॉट बाय b माइनस c बाय a इंटू x प्लस c होगा ये. सो dc will be a into dx epsilon naught by b minus c by a into x plus c. इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग. dc a epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ dx by c plus of b minus c by c into what, a into x. 0 से c. बोलिए x का लिमिट, will it be from 0 to a. Yes. Okay. So therefore इंटीग्रेशन ऑफ dc फ्रॉम 0 to c, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रेशन का जो पीछे यूज किया था. b माइनस सी बाई एस इधर भी कर देंगे और b माइनस सी बाई ए इंटू डी एक्स बाई सी प्लस b माइनस सी बाई ए टू एक्स फ्रॉम 0 to a. ठीक है. सो वही f डैश x बाई एफ एक्स विल बी ln f x. सो देयरफॉर, ठीक, एक मिनट बेटा होल्ड करो. So this will be c a square epsilon naught, this will go up into b minus c ln c plus b minus c by a into x from 0 to a. प्लेस कर देंगे. कैपेसिटेंस will be equal to a square epsilon naught by b minus c ln of c
इंटू बी माइनस सी, इधर भी ए प्लेस कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ एल एन सी, ये सी से सी कैंसिल हो गया, सो सी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय बी माइनस सी ln b minus of ln c. So therefore c will be a square epsilon naught by b minus c ln of b by c. So this will be the final answer. Am I clear? Yes, sir. Good. कौस्तुभ समझ में आया बेटा? इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, शायद मुझे याद आ रहा है जेई मेंस ने पूछ के रखा है सवाल। क्लियर है सभी कोई कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली देखोगे तो ये सारे एक ऐसा डीसी नहीं होगा, बहुत सारे डीसी होंगे, सभी डीसी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। सीधा हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा बात बन जाएगा कि एक डीसी ऐसा, दूसरा डीसी फिर से ऐसा होगा और सारे डीसी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं, सो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। समझ में आया बेटा सबको आज का लेक्चर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ हाँ, एक मिनट। डन। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. प्रीवियस पेज। सर हाँ बेटा। सर आपने जो रेगुलर लेक्चर में होमवर्क दिया था वो सिर्फ मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के 13 सॉल्व करने हैं या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो एमसीक्यू टाइप है वो भी सॉल्व करने हैं? वो भी कर लेना, एमसीक्यूज भी कर लेना, ओके सर। पूरा कंप्लीट। यूज हो गया बेटा लिख के? यस सर। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अगले लेक्चर में करेंगे। सो अच्छा, सबके पास एचसी वर्मा बुक है क्या? एवरीवन हैज दिस बुक? यस सर। ओके, ठीक। एचसी वर्मा बुक में कैपेसिटर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करोगे एज अ होमवर्क। एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर इज कैपेसिटर। जिसके पास नहीं होगा मैं आज दोपहर तक, आफ्टरनून तक आई विल सेंड द इमेज ऑन द ग्रुप। होमवर्क एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर इज कैपेसिटर। Am I clear everyone? यस। ठीक। यस प्लानिका? नहीं, एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज सॉल्व नहीं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का सॉल्व करो। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा सेकेंड वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 2 में रहेगा, कैपेसिटर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 विल बी होमवर्क फॉर टुमारो। ठीक है, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे, डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर।